इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को कि रशिया क्यों चाहता है कि चाइना भी इन्वॉल्व हो G7 एक्सपेंशन में। नाउ G7 आपको पता होगा एक बहुत ही इलीट ग्रुप है ऑफ 7 कंट्रीज। एक टाइम पर ये G8 भी हुआ करता था जब रशिया इसका पार्ट था, मगर आज के समय ये G7 है। पिछले 25 साल से वेरियस करंट अफेयर्स मैगजीन्स आर्टिकल्स बुक्स में G7 का मेंशन कई बार किया गया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप इन जियोपॉलिटिक्स और यहाँ पे 7 मेंबर्स हैं इनके, यूएस, इटली, जापान, जर्मनी, यूके, कनाडा और फ्रांस। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये कहा कि अपनी करंट फॉर्म में G7 आउटडेटेड हो चुका है और इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। अपडेशन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह सुझाव दिया कि 4 कंट्रीज को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और G7 बन सकता है G11। डोनाल्ड ट्रंप का सुझाव यह है कि यहाँ पर रशिया, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को हम ऐड कर सकते हैं। नाउ अभी के लिए जो बातचीत चल रही है और जिस तरीके से इंडिया ने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टेटमेंट है बाय इंडियन एम्बेसडर टू यूएस तरनजीत सिंह सांडू। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इंडिया विल बी हैप्पी टू वर्क विद यूएस ऑन एक्सपेंशन ऑफ G7। सिमिलरली साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी चाहते हैं कि वो G7 का पार्ट बन जाए। रशिया पार्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इट इज़ अ मेजर क्वेश्चन, क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज रशिया की एंट्री हो सकता है कि ब्लॉक कर दे। मगर अभी के लिए आप कह सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट का जो प्रस्ताव है उसमें रशिया को भी पार्ट बनना चाहिए G7 का। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। मगर देखिए रशिया ने ये बात ऑलरेडी समझ ली है कि इवन दो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि G7 ग्रुप में रशिया भी पार्ट बने, सिंस यूरोपियन कंट्रीज इसके अगेंस्ट है तो रशिया G7 का जो एक्सपेंशन होगा उसका पार्ट नहीं बन पाएगा। रशिया ने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी है कि पहली बात तो जो ये G7 का इनवाइट है रशिया को, इंडिया को, ये दिया गया है सिंपली चाइना को टारगेट करने के लिए। और इससे पहले रशिया ने यह भी स्टेटमेंट दी थी कि अगर चाइना इस एक्सपेंशन का पार्ट नहीं बनता तो हम इस ग्रुप को ज्वाइन करना भी नहीं चाहते। नाउ रशिया की तरफ से जो ये स्टेटमेंट्स हैं काफ़ी क्लेवर है। पहली बात तो इससे रशिया की फेस सेविंग होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जर्मनी, फ्रांस और इवन कनाडा रशिया की एंट्री को ब्लॉक कर सकते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की एंट्री हो जाएगी, मगर रशिया के मेजर इश्यूज हैं विद वेरियस कंट्रीज। रशिया ने ये बात एंटिसिपेट करते हुए पहले ही कह दिया कि अगर चाइना इस ग्रुप का पार्ट नहीं बनेगा तो रशिया भी इसका पार्ट नहीं बनना चाहता। और आप अगर रशियन स्टेटमेंट्स को देखो जो प्राइमरली आई है फ्रॉम कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रशियन लॉ मेकर है। ये प्राइमरली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर स्टेटमेंट्स देते हैं फ्रॉम रशिया। इन्होंने ये कहा है कि G7 का जो एक्सपेंशन है इसको रशिया कभी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि रशिया किसी भी ब्लॉक या फिर अलायंस का पार्ट नहीं बनना चाहता जो चाइना के अगेंस्ट हो। फिर आगे ये भी कहते हैं ट्रंप वॉन्ट्स टू गेट अ नंबर ऑफ कंट्रीज टुगेदर फॉर सम फॉर्म ऑफ जॉइंट ऑपोजिशन टू चाइना। दैट्स द करंट स्ट्रैटेजी ऑफ द अमेरिकन। तो रशिया बहुत ही डायरेक्टली ये कह रहा है कि रशिया की स्ट्रैटेजी है कि चाइना के अगेंस्ट जो भी कंट्रीज हो सकती हैं उनका वो एक ग्रुप बना ले। आगे ये कहते हैं आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट बिल्डिंग एनी ब्लॉक और कोलिशन एम्ड अगेंस्ट अ थर्ड कंट्री। तो देखिए रशिया ने यहाँ पर क्लियरली ये कह दिया है कि हम पहली बात तो इसको ज्वाइन करेंगे नहीं, और साथ ही साथ इंडिया के लिए एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति भी खड़ी कर दी है, क्योंकि रशिया ने ऑफिशियली अपनी स्टेटमेंट से ये कह दिया है कि G7 का जो एक्सपेंशन है ये एंटी चाइना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए इंडिया इवेंचुअली इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा ही करेगा, इस साल करे या फिर अगले साल करे, इंडिया की एंट्री यहाँ पर तय है। नाउ इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो बहुत ही डीप पॉलिटिकल एंगेजमेंट रखता है विद रशिया एंड चाइना थ्रू वेरियस इंटरनेशनल ग्रुप्स, जैसे कि ब्रिक्स में आपको रशिया और चाइना दोनों मिलेंगे, इंडिया भी है यहाँ पर। G20 में तीनों कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा SCO में भी तीनों देश आपको मिलेंगे। फिर इनका एक अलग से ग्रुप है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। इनकी फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है हर साल। तो सिंस इंडिया की इतनी डीप एंगेजमेंट है विद बोथ रशिया एंड चाइना, तो अगर रशिया ओपनली ये कह रहा है, और ना सिर्फ रशिया, चाइना भी कह रहा है कि G7 का जो एक्सपेंशन है इट इज़ अगेंस्ट चाइना, तो इंडिया जब इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आएगी रिगार्डिंग दीज ग्रुप्स। क्योंकि देखिए मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा कि जब G7 एक्सपेंशन होगा उसके बाद जो इनके समिट्स में डिक्लेरेशन आएंगे, तो डिक्लेरेशन में काफ़ी बार हांगकांग की बात करेंगे, हो सकता है कि ताइवान की बात करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले
जो भी G7 के समिट हुए हैं उसके डिक्लेरेशन में ये चाइना को टारगेट करते हैं। तो अब अगर इन द फ्यूचर इंडिया भी इस ग्रुप का पार्ट होगा और इंडिया के भी साइन होंगे ऐसे डिक्लेरेशंस पर, इंडिया की जो एंगेजमेंट है इन ब्रिक्स और SCO, इस पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और लॉन्ग टर्म में आप अगर देखो तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अगर इंडिया G7 के एक्सपेंशन को ज्वाइन करता है, कि दूसरी तरफ रशिया और चाइना की जो फ्रेंडशिप है ये भी स्ट्रांग होती रहेगी। ऑलरेडी आप अगर देखें तो रशिया और चाइना की जो पार्टनरशिप है इसका बेस क्या है? बेस बहुत ही सिंपल है, अमेरिकन हेजेमोनी से डिससैटिस्फैक्शन। दोनों रशिया और चाइना मानते हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ने बनाया है ये अगेंस्ट है रशिया और चाइना के, और US काफ़ी बार मूव चलता आया है अगेंस्ट रशिया एंड चाइना। फॉर एग्जाम्पल, रशिया ने जब क्राइमिया से इनकी जो ज़मीन है ये हथिया ली थी तो उस वक्त USA ने काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए रशिया पर अंडर कार्सा एक्ट और वेरियस अदर एक्ट्स, यूक्रेन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली आज के समय रशिया के बॉर्डर के करीब जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, लत्विया, लिथुएनिया और एस्टोनिया, तीनों को USA ने अपने इन्फ्लुएंस में लेकर नेटो का मेंबर बना दिया है। सो अगेन दिस इज़ अ ह्यूज सिक्योरिटी थ्रेट टू रशिया। चाइना को आप अगर देखें तो चाइना ये बोलता आया है कि हांगकांग में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको फंडिंग मिल रही है फ्रॉम USA। सिमिलरली US ताइवान को मिसाइल्स बेच चुका है और आने वाले टाइम में भी वो कह रहे हैं कि वेपन्स बेचेंगे ताइवान को। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये ऑटोमेटिकली रशिया और चाइना को पास लाते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है दोनों की पार्टनरशिप में। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रशिया और चाइना दोनों मिलकर US का जो यूनिलैटरलिज्म है इसके अगेंस्ट है। इसलिए US के जो भी एक्शंस होते हैं, चाहे वो सर्बिया हो, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, वहाँ पर रशिया और चाइना मिलकर US का विरोध करते हैं। इवन वेनेजुएला में आप अगर देखें तो रशिया और चाइना ने मिलकर वेनेजुएला का बचाव किया था अगेंस्ट USA। और जो अभी के लिए रिलेशंस है बिटवीन रशिया एंड चाइना ये आने वाले टाइम में स्ट्रांग होते रहेंगे। रशियन गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि 2024 तक जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन रशिया एंड चाइना ये हो जाएगा करीब $200 बिलियन का। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इस वक्त तक रशिया ने यह भी एस्टिमेट किया है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है रशिया का ये होगा सिर्फ $30 बिलियन। अभी के लिए रशिया और चाइना का जो ट्रेड है ये है $110 बिलियन। इंडिया और रशिया का ट्रेड $15 बिलियन से भी कम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रशिया और चाइना ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस है नहीं, किसी भी कंट्री को ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट से सफ़र करना नहीं पड़ता। जिस तरीके से इंडिया और चाइना ट्रेड करते हैं और हमारा ट्रेड डेफिसिट है ऑफ ऑलमोस्ट $55 बिलियन, तो वो केस आपको रशिया और चाइना के ट्रेड में नहीं मिलेगा, इवन दो उनका ट्रेड वॉल्यूम्स में इंडिया चाइना ट्रेड से काफ़ी ज़्यादा है ना। इसका रीज़न क्या है? देखो, रीज़न बहुत ही सिंपल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रही है। UPA के टाइम में हमने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए, NDA के टाइम में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग पर इंडिया ने काफ़ी लंबे समय तक फोकस नहीं किया, अब जाकर हम मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। तो देखो, पहली बात तो क्या है कि इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो फॉरेन पॉलिसी तो एक इशू रहता ही नहीं है। लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि सरकार से क्वेश्चन पूछ पाएँ कि विदेश नीति में आप क्या करना चाहते हैं, ट्रेड इम्बैलेंस आप कैसे ख़त्म करेंगे। ये कभी भी इलेक्शन का मुद्दा हमारे यहाँ होता ही नहीं है। आज भी आप अगर देखो तो 80% इंडियंस हैं वो ये मान के चलते हैं कि फॉरेन पॉलिसी अभी भी 1970s के एरा में फंसी हुई है और आज भी रशिया हमारा सबसे फ्रेंडली कंट्री है। कमेंट में भी मैं देखता हूँ काफ़ी बार लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि रशिया इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड और इट विल ऑलवेज हेल्प अस, जबकि ये जो कमेंट्स हैं, ये जो थॉट्स हैं, ये रियलिटी से काफ़ी दूर हैं। सो एक इशू मैंने आपको बताया है रशिया और चाइना के ट्रेड का। फिर एक और इशू ये भी है कि रशिया और चाइना की जो मिलिट्री एंगेजमेंट है ये भी तेज़ी से बढ़ रही है। दोनों कंट्रीज़ ने जॉइंट नेवल ड्रिल्स करनी स्टार्ट कर दी थी 2012 से, और आज के समय मेडिटेरेनियन सी में, बाल्टिक सी के आसपास, साइबेरिया में, वेरियस रीजन्स में रशिया और चाइना रेगुलरली मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और बहुत ही लार्ज स्केल इनकी एक्सरसाइजेस हैं। और साथ ही साथ रशिया आज के समय वो वेपन्स चाइना को सप्लाई कर रहा है जो इन्होंने इंडिया को भी नहीं बेचे। फॉर एग्जांपल Su-35 फाइटर जेट्स रशिया सप्लाई कर चुका है टू चाइना, और रशिया ये भी कोशिश कर रहा है कि इन द फ्यूचर चाइना रशिया से स्टेल्थ Su-57 फाइटर जेट भी खरीद ले। हालांकि चाइना के पास खुद के अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑलरेडी हैं, और एक और ये अपना डेवलप कर रहे हैं स्टेल्थ फाइटर जेट
31। और साथ ही साथ रशिया आज भी जेट इंजन सप्लाई कर रहा है चाइना को, क्योंकि चाइना अभी भी बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेल्थ फाइटर जेट्स के जो इंजन्स हैं ये प्रॉपरली डेवलप कर नहीं पाया। और तो और रशिया ऑलरेडी S-400 सप्लाई कर चुका है चाइना को, जो हम वेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कब आएगा। हो सकता है कि 2021 की शुरुआत में या फिर 2020 के अंत में S-400 की कुछ बैटरीज इंडिया में आ जाए। मगर मैं आपको ये बता दूं, इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक S-400 के साथ कुछ प्रशिक्षण किया नहीं है, क्योंकि अभी तक हमको ये मिला नहीं है। वेयरएस पाकिस्तानी एयरफोर्स को ऑलरेडी आइडिया लग चुका है कि S-400 काम कैसे करता है। ये कैसे हुआ? देखो, रशिया ने ऑलरेडी S-400 चाइना को भेज दिया है, और चाइना ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी विद पाकिस्तान, शाहीन के नाम से। इस शाहीन एक्सरसाइज में चाइना ने यूज़ किया था S-400, जिससे पाकिस्तानी मिलिट्री को काफ़ी हद तक आइडिया लग चुका है कि S-400 कैसे काम करता है और इसका दायरा कितना है। सो इससे देखिए इंडिया को डिसएडवांटेज मिलता है, जो हम यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चेंगे टू एक्वायर S-400। ऑब्वियस ही बात है अभी भी उसकी इफेक्टिवनेस रहेगी, मगर जो उसका एज था वो चाइना ने कुछ हद तक कम कर दिया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देखिए चाइना और रशिया की जो पार्टनरशिप है एट ग्लोबल लेवल, ये बहुत ही ज़्यादा डीप हो चुकी है। कई इंडियंस अभी तक इसको रिकॉग्नाइज कर नहीं पाए हैं, और एक बार इंडिया प्रॉपरली G7 एक्सपेंशन का पार्ट बन जाए तो जो डिफरेंसेस हैं यूएस इंडिया के एक ब्लॉक में और दूसरा जो ब्लॉक होगा रशिया और चाइना का, इन दोनों ब्लॉक्स के जो डिफरेंसेस हैं ये बढ़ते रहेंगे। और देखिए इंडिया के लिए समझदारी की बात यह होगी कि धीरे धीरे रशियन वेपन्स पर जो निर्भरता है ये हम कम करें। आप अगर S-400 का एक्सेप्शन छोड़ दो तो जो भी मेजर मिलिट्री डील्स आज के समय हो रही है वो हम कर रहे हैं या तो इजराइल के साथ या फिर फ्रांस या फिर यूएस के साथ। तो इवेंचुअली इंडिया को इसी ट्रेजेक्ट्री के साथ बढ़ना होगा, क्योंकि इन द फ्यूचर रशिया और ज़्यादा चाइना के इन्फ्लुएंस में आता रहेगा। और ओवरऑल देखो, जो रशिया और चाइना की पार्टनरशिप होगी उसमें जो बिग ब्रदर होगा, जो आप कह सकते हैं जो कमांडिंग पोजीशन संभालता है पार्टनरशिप में, वो रशिया नहीं होने वाला, इट विल बी चाइना। तो ओवरऑल इस पार्टनरशिप का क्या व्यू पॉइंट होगा रिगार्डिंग ग्लोबल अफेयर्स, क्या इनकी स्टेटमेंट्स होगी, वो रशिया से कम डिसाइड की जाएंगी, वो चाइना से ज़्यादा डिसाइड की जाएंगी। सो अगेन दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अभी के लिए ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।